नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और अपना रिवीजन भी आप लोग सही से कर रहे होंगे। तो देखिए, विंसर ईयरबुक का अगला पार्ट हम देखेंगे आज, जहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 2025 में महत्वपूर्ण जो भी चर्चित घटनाएं हुई हैं या प्रमुख घटनाएं जो हुई हैं, चर्चित व्यक्तियों के नाम, जो जो चीज़ें हुई हैं वो डिटेल में हम चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। एमसीक्यू हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी यहाँ पे। तो देखिए, आज के टॉपिक जो है हमारे मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे, जो कि विंसर बुक में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए हुए हैं। पहला है आपका समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए और आगामी आगे भी जो भी एग्जाम आएंगे वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, पहले और आगे भी ये पूछने के बहुत इसके चांस होने वाले हैं। तो अच्छे देखिए, और इससे पहले की जो प्लेलिस्ट बनी है वो भी आप आके जगह देख सकते हैं। तो देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी जिसको कहते हैं, जो कि हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी भाग 4, भाग 4 में डीपीएससी में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। इसी में आपका एक आर्टिकल 44 है। ठीक है, अनुच्छेद 44 है, जहाँ पे बात करता है यूसीसी की बात करता है। अब देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत इस कमेटी तो पहले ही बन चुकी थी, बट जो लागू हुआ ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहाँ पे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, होने को गोवा में पहले से था नो डाउट कॉलोनियल पीरियड से, बट अभी स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है। और 27 जनवरी 2025, एक साल यहाँ पे हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, 27 जनवरी को यहाँ पे नागरिक संहिता नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, तो इसी क्रम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब होता क्या है, आर्टिकल जो 44 है इसमें क्या है, इसमें समानता की बात चल रही है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और एक रूपता की बात चल रही है। अब समानता है क्या, समानता की बात यह है कि सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, यहाँ पे समान अधिकार होंगे। आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी होंगे, सबके लिए यहाँ पे सेम अधिकार होंगे। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की बात करूंगा मैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो इसमें विवाह की बात करेंगे, चाहे तलाक की बात करेंगे, संपत्ति के जैसे पहले क्या होता था, संपत्ति में जो था ना, घर में जैसे लड़की की शादी भी होती है तो उसके जो बाप की संपत्ति होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे ओनली क्या होता था, लड़कों का ही हक होता था। पर यूसीसी में एक प्रावधान ये भी है, होने को तो ये पहले चीजें चेंज हो गई थी, बट यूसीसी में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उसमें संपत्ति का अधिकार लड़की का भी यहाँ पे होना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एकरूपता की बात करूंगा तो धर्मों के कानून की जटिलता। अब पहले क्या था ना, हिंदू कानून अलग थे और मुस्लिम लॉ कानून अलग थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे धर्मों के कानून की जटिलता को समाप्त कर दिया गया है। सबके लिए सेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सबके लिए यहाँ पे सेम लागू यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। अब इसके प्रमुख प्रावधानों की हम बात कर लेते हैं, क्या प्रावधान है और क्या चुनौतियां रहने वाली है। पहले हम मुख्य प्रावधानों की अगर बात करते हैं तो पहला है विवाह के बारे में। इसमें क्या था ना, जो बहुविवाह होते हैं ना उन पर वो रोक लगा दी है पूरी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उत्तराखंड में 5 शेड्यूल ट्राइब हैं, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, जो जनजाति हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके अभी भी क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ 2 शादियां होती है, 3 शादियां होती है, या फिर उनके कुछ और रूल है और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनको भी संरक्षण दिया रहा है, इसलिए इनको इससे बाहर रखा गया उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और आगे भी पूछ सकता है। तो बहुविवाह पर रोक लगा दी है, पूर्ण रोक लगा दी है इसने। तलाक पे पुरुष और महिला दोनों के लिए समान आधार है, ये नहीं कि पहले तलाक में क्या होता था, महिला ज्यादा फेवर लेती थी, लड़के मतलब जो भी था। अभी इसके ऊपर क्या है कि कुछ चीजें अब दोनों के लिए क्या करें, समान चीजें कर दी है। अगला है लिव इन में। अब देखिए, अभी के टाइम पे आपने देखा होगा लिव इन काफी ज्यादा चर्चित है, अभी के लिव इन रिलेशन वगैरह जितने आप बड़े बड़े मेगा सिटीज देखते हैं तो वहाँ पे ये चीजें कॉमन हो गई। गाँव अभी जहाँ पे छोटी सिटीज है वहाँ पे नहीं है, पर जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पे ये चीजें कॉमन हो गई है अभी। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर पूरा आ चुका है, जैसे एमएनसी कंपनी आ गई है, तो लोग जैसे दिल्ली गुड़गांव मुंबई आप जाएंगे ना तो वहाँ पे लार्ज स्केल आपको चीजें देखने को मिलती है। तो इसी में उत्तराखंड में आप लिव इन रिलेशन में रहने पे आपको 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है वहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर अभी बात भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर भी, क्योंकि आर्टिकल 21 का हनन भी कह रहे हैं कहीं में, क्योंकि निजता का अधिकार होता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को दिखाना पड़ रहा है। तो अभी इसके बात चलिए, पर अभी के अकॉर्डिंग जो है वो 30 दिन के भीतर आपको क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, आप अगर लिव इन में रह रहे हैं तो। अगली बात है यहाँ पे उत्तराधिकार की अगर बात करेंगे तो पुत्र और पुत्री को संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये भाई, ये आप क्या करते हैं, जो मेंस आपका आने वाला है ना, जो कि पीएससी का जो मेंस है नेक्स्ट मंथ आपका अप्रैल में, तो वहाँ पे इन चीजों को मेंस वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अब इसके कुछ प्रॉन्स होंगे, कुछ कौन से होंगे। अब देखो, लाभ क्या है, हानि और चुनौतियां क्या है, जो डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं। पहले हम यहाँ पे लाभ की बात करते हैं, तो लैंगिक समानता मिलेगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा इससे मिलेगी, बिल्कुल सही है। और न्यायिक पारदर्शिता भी यहाँ पे रहने वाली है, ये काफी इंपॉर्टेंट और टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्रॉन्स क्या रहने वाले हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव, जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग एक टाइप हम बात करते हैं जब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं, तो धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम धर्म की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है भारत क्या है, एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, निजता का हनन होगा यहाँ पे, जो मैंने आपसे अभी कहा कि यहाँ पे जो लिव इन वाली बात चल रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी आपकी रिवील हो रही है, ठीक है, हम सरकार को बताना पड़ रहा है। तो निजता का हनन भी यहाँ पे हो रहा है और विविधता में एकरूपता भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। तो इसके अंतर्गत एक चीज और है, देखिए, राज्य की 5 जनजातियां शेड्यूल ट्राइब को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का नया भू कानून। अब अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे भू कानून के ऊपर बात है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे चीजें होती क्या है, भू कानून की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में नया भू कानून क्या है, अभी लागू इसको कर दिया गया है, ठीक है, लागू हो गया है ये। तो यहाँ पे मेन चीज है, और इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले 2022 के अंतर्गत सुभाष कुमार समिति गठित की गई थी, जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे। तो इनकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, भू कानून समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे सुभाष कुमार जी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सचिव जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया, और 5 सितंबर 2022 को सचिव ने अपनी रिपोर्ट क्या हुई, सौंपी। और 2025 के अंतर्गत यूपी जमींदारी विनाश और भूमि अव्यवस्था अधिनियम 1950 जो था, उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा 11 जो राज्य हैं, सॉरी 11 जिले हैं, वहां पे लागू हो चुका है, पर अभी जो हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, इंडस्ट्री का सेटअप होती है, तो यहाँ पे इतना अभी मजबूत इनको नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब उद्देश्य की बात करेंगे, इसकी उद्देश्य की बात करते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों की संस्कृति और संसाधनों का संरक्षण करना इसका मेन मोटो है, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों पे ना लार्ज स्केल पर जगह जमीनें बिक रही थी, तो इसके ऊपर आना बहुत जरूरी था ये। और बात करेंगे मूल निवासियों की, तो मूल निवासियों और भूमाफियों के बीच अंतर को क्या कर दिया है, स्पष्ट यहाँ पे करना इसकी बात है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात भी है, यही संशोधन 11 पर्वतीय जनपदों में लागू है, जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में इससे बाहर रखा गया अभी के में, ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। अब कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं भू कानून की, इसको देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जोन 1 है, तो इसको आपको देखना है। अब इसमें देखिए, जो नगर निकाय क्षेत्र छूटे हुए हैं, ये आपका हरिद्वार है और ये आपका उधम सिंह नगर है। बाकी चीजें जिले तो आपको पता ही होंगे, ये चंपावत है, ये पिथौरागढ़ है आपका, ये बागेश्वर है, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ये आपका नैनीताल हो जाएगा, और ये आपका चमोली है, ये उत्तरकाशी है, देहरादून है, और ये आपका टिहरी है, ये आपका रुद्रप्रयाग है, और ये आपका क्या है, पौड़ी है, ठीक है, ये सबको पता होंगे। इसी के साथ ही देखिए, इसमें है क्या, तो बाहरी व्यक्ति के लिए सीमा 250 वर्ग मीटर, ठीक है, जो स्क्वायर मीटर होती है, 250 स्क्वायर मीटर बाहर के लोग जमीन यहाँ पे ले सकते हैं आजीवन के लिए, केवल आवास हेतु। अब यहाँ पे ये लोग अपने होटल वगैरह इन चीज़ के लिए, अगर इनको रहना है तो उसके लिए ले सकते हैं, बट बाकी चीज़ों के लिए जमीन नहीं लेंगे, ठीक है। शपथ पत्र देना जरूरी है इसमें, भूमि खरीद के लिए एक अनिवार्य शपथ पत्र देना पड़ेगा इनको, और कृषि भूमि बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। ओनली आवास के लिए, रहने के लिए ले सकते हैं, कृषि वगैरह करने के लिए यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और औद्योगिक प्रयोजन के लिए नियम यथावत रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी है, उनके जो पहले रूल थे वही है कि अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो जो रूल सरकार ने पहले डिसाइड कर रखे उसके अकॉर्डिंग आपको जमीन यहाँ पे मिल जाएगी, बट हाँ, बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आगे चलते हैं, राजनीतिक घटनाक्रम, पहाड़ी मैदान विवाद हुआ था, आपने देखा होगा लास्ट ईयर, ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रेमचंद अग्रवाल जी के स्टेटमेंट के बाद ये चीजें यहाँ पे बिगड़ती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे, 2000 फरवरी 2025 में बजट सत्र आता है। देखिए, अभी ना 2026 का बजट आने वाला है बहुत जल्दी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इस बार। तो अभी देखिए, इसमें क्या होता है, विधायक मदन सिंह बिष्ट की टिप्पणी करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अब दिया है तो बुक में हम पूरी कवर कर रहे हैं जिन सर को, तो इसको हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो विवाद क्या होता है, यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी आपत्तिजनक बयान देते हैं, ठीक है, और फिर इसमें विरोध होता है, और पहाड़ी बना मैदानी ये मुद्दा गर्माहट बहुत गर्माया जाता है। और इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, ठीक है, इनके द्वारा अपना रिजाइन यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया जाता है 16 मार्च 2025 को। अब यहाँ पे देखिए, राज्य की राजनीतिक क्षेत्रीय अस्मिता को, रीजनल आइडेंटिटी का प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि क्या ये चीज़ें हैं, क्या ये पहाड़ों का ही है राज्य, क्या ये मैदान वालों का ही राज्य है। देखिए, इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज है, अब यहाँ पे हम बोलना नहीं चाहेंगे, पर कभी इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग अलग टॉपिक बना के, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पढ़ाई से हट के भी, क्योंकि हम सभी को क्या है, उत्तराखंड के अंदर रहना है, और कहीं ना कहीं हम लोग, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत बार लोग कहते हैं कि ना आई डोंट पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका खाना पीना, आप कहाँ रहेंगे, आपकी रोडें कैसी रहेंगी, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी रहेंगी, आपको आपके बच्चों को एजुकेशन कैसा मिलेगा,
या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन आपको इधर से उधर जाना है, तो वो सब चीज़ें डिसाइड कौन करती है? पॉलिटिक्स करती है। क्योंकि आपके ही नेता, आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वही संसद पे जाते हैं, वही विधानसभा में जाते हैं, वही आपके लिए रूल बनाते हैं, और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हमारे ये चलता है कि पेट्रोल कितना महंगा होगा, हमारी चीज़ें सस्ती होंगी। तो लोग जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स ही आपकी पूरे दिनचर्या को या पूरे दिन भर की आपकी लाइफ को हैंडल कर रही है। तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना है कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। देखिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके ऊपर कभी एक अलग टॉपिक डिस्कशन वीडियो रखेंगे। बट अभी एक चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ, पॉलिटिक्स देखिए, आपके आस-पास चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपके आस-पास लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि आप ही लोग पढ़े लिखे हैं, आप ही लोग आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई थी, अपॉइंटमेंट हुए थे, उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला आपका मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बने थे यहाँ पे आनंदवर्धन जी। ठीक है, आपको याद रखना है। और आनंदवर्धन जी 19वें मुख्य सचिव यहाँ पे बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। इसके साथ ही आईसीआईसी, जिसको हम कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं, तो उत्तराखंड की पहली महिला बनी है राधा रतूड़ी जी। इससे पहले ये क्या थी? इसके पहले ये सचिव थी, मुख्य सचिव थी उत्तराखंड की। वहां पर भी ये पहली महिला ही थी, और राज्य की पहली महिला। साथ ही साथ पूर्व में इनका पद था मुख्य सचिव का। ठीक है, ये आपको पता होगा, ऑलरेडी हम लगातार करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। अन्य नियुक्तियों की बात करेंगे तो कुशल कोठियाल और देवेंद्र आर्य जी। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये मेन होती है, इसके साथ 2 एडिशनल हैं, तो वो भी आपके ये दोनों हैं, को याद रखना है। ठीक है जी? ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं राधा रतूड़ी, और सूचना आयुक्त 2 कौन है? कुशल कोठियाल और देवेंद्र आर्य जी। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं प्रशासनिक निर्णय रोजगार और पेंशन के मामले में। तो देखिए, इंपॉर्टेंट स्कीम आई थी लास्ट ईयर, यूनाइटेड कह रहा हूँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम यूपीएस कहते हैं। तो 3 मार्च 2025 को इसको मंजूरी मिली, और एनपीएस का विकल्प है, निश्चित पेंशन की गारंटी इसके अंतर्गत है, और वित्तीय सुरक्षा की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब देखिए, 26 अप्रैल 2025 में आदेश आया, संविदा आउटसोर्स और एडहॉक भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। केवल नियमित भर्ती पे ही यहाँ पे चीजें होंगी करके बताया गया था। ये कुछ चीजें, ये करंट अफेयर में आती नहीं है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण एवं पर्यटन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। स्कीम बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जा रही है अभी। ठीक है, देखिए, महिला सारथी योजना की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 8 मार्च 2025। अब 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल क्या होता है? महिला दिवस होता है। तो इसके ऊपर में 8 मार्च को ही उत्तराखंड में धामी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वरोजगार हेतु कहाँ कहाँ पे, देखिए, 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी महिलाओं को। देहरादून के हरिद्वार, उधमसिंह, नैनीताल में 4 जिलों में भी लागू है। स्वरोजगार अगर कोई शुरू कर रही है महिला, तो महिला सारथी योजना के अंतर्गत उनको 50% सब्सिडी उसके अंदर दी जाएगी। साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट है घाम तापो योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या था कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो अब हमारे पीएम है मोदी जी, इनके द्वारा उत्तरकाशी में हर्षिल वगैरह आए थे, इन्हें यहाँ पे विजिट किया था, और इनके द्वारा बोला गया घाम तापो। घाम तापो का मीनिंग क्या है? मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा, पहाड़ों में ठंडी के टाइम पे क्या होता है कि काफी ज्यादा धूप होती है, मतलब ठंडा तो रहता है सुबह शाम, पर दिन में धूप रहती है। बट आप अभी धूप रहती है। ठीक है, अगर आप अभी यही दिसंबर जनवरी के टाइम पे दिल्ली एनसीआर या कहीं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ खासकर मैं, जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा कोहरा लगा रहता है मैदानी क्षेत्रों में। आप खटीमा में आते होंगे, आप यहाँ पे उधम सिंह नगर, रुद्रपुर वगैरह में आते होंगे, तो आपको यहाँ पे कोहरा दिखता होगा। बट पहाड़ों पे अच्छी खासी धूप खिलती है। तो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा बोला गया कि घाम तापो एक स्कीम चलाएंगे, इससे क्या होगा, जो पर्यटन होगा वो धूप सेकने पर्यटन के तौर पे वहां आएगा। तो इसका नाम ही यहाँ पे घाम तापो रख दिया गया। घाम तापो, अगर कोई मैदानी क्षेत्र से देख रहा है, तो घाम तापो मतलब, घाम मतलब होता है धूप, तापो मतलब जो हम सेकते हैं धूप को। ठीक है, तो सिंपल है, धूप सेको मतलब। तो देखिए, मोदी जी का आह्वान था 6 मार्च 2025 को, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चीजें की गई थी। और घाम तापो सर्दियों में धूप सेकना, गढ़वाली शब्द है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो शब्द वगैरह आजकल आ रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपके लिए अच्छी स्लाइडें बनाई है मैंने, क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा इन्हें पढ़ने में भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी की बात करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, केदारनाथ हेमकुंड रोपवे को मंजूरी मिल गई। तो देखिए, केदारनाथ होमकुंड रोपवे, ठीक है, हेमकुंड रोपवे, इसकी मंजूरी मिली 5 मार्च 2025 को। काफी इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्च को ये भी मिली, और 5 मार्च को आपका ये भी याद रखना है दोनों। ठीक है, ये आपका 6 मार्च का है, ये आपका 8 मार्च का है, और ये आपका है 5 मार्च का है। ठीक है, तो देखिए, 8 घंटे में, पहले जो था आपको 8 घंटे लगते थे सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में। ठीक है, अभी क्या होगा, आपको 36 मिनट में आपको यहाँ पे आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो रोपवे के थ्रू आपको 36, अब लिखिए, जहां आपको 8 घंटे लग रहे थे, अब आप क्या करेंगे, 36 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके आराम से घूम सकते हैं, और यहाँ से रिटर्न भी आ सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको 8 घंटे जाने के बाद आपको वहाँ पे स्टे लेना पड़ता। ठीक है, चीजें दोनों है यहाँ पे, देखिए, अब वहाँ पे चीजें अलग अलग हैं। अब ये आजकल क्या हो रहा है कि रोपवे वगैरह जो बन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी आसान हो रही है, लोग ज्यादा चीजें कवर कर पा रहे हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करेंगे हम, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो बन रहा है वहां पे
14.57 किलोमीटर की, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 14.5 किलोमीटर की यहाँ पे क्या है, एक सुरंग बन रही है और ये भारत में सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, इसको याद रखना है। देवप्रयाग से जनासू तक ये है और रिकॉर्ड है पीर पंजाल में इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत 11.26 किलोमीटर की थी इससे पहले की, बट अभी कहाँ पे बन गई है, अभी आपका ये बन गई है उत्तराखंड में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम विज्ञान एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी की मैप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसको याद रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला है आपका देहरादून जॉली ग्रांट, यहाँ पे क्या बनी है, एक तितली गैलरी बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तितली गैलरी के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या है, 100+ प्रजातियां हैं तितली की, बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे पिथौरागढ़ डीडीहाट के अंतर्गत नक्षत्र भवन की बात चल रही है बनाने की, और यहाँ पे होगा का खलुल पर्यटन, जो एस्ट्रो टूरिज्म होता है उसको केंद्र बनाने की यहाँ पे बात चल रही है कि टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा इससे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका डीडीहाट पे है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जॉली ग्रांट देहरादून में आपका तितली गैलरी, क्योंकि मैचिंग फॉलोइंग में ना ऐसे प्लेसेस पूछे जा रहे हैं। और डीडीहाट में आपका नक्षत्र वन हो जाएगा और हल्द्वानी के अंतर्गत आपका साइकेड गार्डन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और राज्य का पहला जुरासिक काल के पौधे यहाँ पे मिलेंगे आपको, और 31 प्रजातियां किसके सहयोग से, जीका। ये जीका कहाँ की है, जापान की एक संस्था है, इसके सहयोग से हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे एक स्कीम चल रही है जो गार्गी नारी शक्ति चैट बोर्ड है। अब ये क्वेश्चन क्या है पूछेगा, तो महिलाओं के लिए कानूनी सहायता के लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट की चीजें बनाई हुई है, गार्गी नारी शक्ति एक चैट बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। आपदा प्रबंधन और न्याय के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपदा प्रबंधन इसके बारे में अगर बात करते हैं तो चमोली में हिमस्खलन के बारे में हम बात करेंगे, एवलांच वगैरह जो आते हैं। तो 28 फरवरी 2025 को ये आया था यहाँ पे, और कहाँ पे, माणा गांव में 8 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और रेस्क्यू में यहाँ पे आइसबैक्स ब्रिगेड सेना के द्वारा यहाँ पे इसको चलाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा यहाँ पे क्या चलाया गया था अभियान। ठीक है, अंकिता बर्मारी केस का फैसला आया था। देखिए ये चीजें करंट में तो नहीं पूछी जाती है, बट अब दी है तो अब विंसर हम कर रहे हैं, तो विंसर में जो चीजें दी हुई है तो आपको करानी बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाती है। तो 30 मई को स्टेट में जाती है, और अभी इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी इनके नाम पे ना फौड़ी वगैरह में क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी का वगैरह, स्कूल वगैरह का, जो कॉलेज वगैरह का नाम भी रख दिया गया है, और काफी कंट्रोवर्शियल भी बीच में हो गया था। तो कहीं ना कहीं क्या पता एग्जाम का मूड घूमे, और वैसे पूछता नहीं ऐसे क्वेश्चनों को, बट फिर भी अंकिता भंडारी केस फैसला आता है 30 मई 2025 को। 3 दोषियों जो पुलकित, सौरभ और अंकित थे, उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई है, और जिला अदालत कोटवा की तरह ऐतिहासिक फैसला दिया गया। और कहा जाता है कि न्याय में देरी होती है, अन्याय नहीं। ठीक है, मतलब न्याय आपको थोड़ा लेट मिलेगा, अन्याय नहीं होता है, एक न एक दिन जो दोषी है उनको सजा जरूर मिलती है, चाहे वो आज मिलेगी, चाहे वो आज से 5 साल बाद मिलने वाली है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। बाकी आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, आर्थिक नीतियां और ऊर्जा के क्षेत्र में हम बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है, उत्तराखंड के अंतर्गत आपके लिए नीति आती है 2025 की। ठीक है, आपका ये 2025 आती है, जिसका सरकार का लक्ष्य था कि 5060 करोड़ रुपए का यहाँ पे लक्ष्य था, और नियम धार्मिक स्थलों के पास शराब बिक्री प्रतिबंध। अब बीच में आपने देखा होगा ना, आपका नीति में तो आ गया था कि हम धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री नहीं करेंगे, बट अभी भी आपने आसपास देखे होंगे। उत्तराखंड तो एक चीज है, यहाँ पे ना आपको हर जगह कहीं ना कहीं ठेके मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो मेन रेवेन्यू आता है वो यहीं से आता है। आप कितना भी ट्राई करेंगे कि शराब बंद हो, कितने आंदोलन, पर नहीं होता है, क्योंकि अब तो ज्यादा खुल गए हैं। पहले हम लोग देखते थे 15-20 किलोमीटर के आसपास, मैं चंपा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो 15 से 20 किलोमीटर के बाद एक कहीं ना कहीं एक सरकारी ठेका आता था। बट अभी आपने देखा जो छोटी छोटी सिटीज है ना, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सिटीज है, जैसे मैं आपको सपोज एग्जाम्पल देता हूँ, पहले चंपावत में जैसे एक ठेका होता था, फिर आपका लोहाघाट में होता था, और कहीं नहीं होता था। अभी आप अगर चंपावत के डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अभी आप जब टनकपुर से निकले, टनकपुर में मिलेगा आपको, मतलब होने को टनकपुर में ही था। फिर आप सुगीडांग जगह आती है, वहां भी ठेका मिल जाएगा आपको। फिर आपको चलथी में ठेका मिल जाएगा। अब जो चंपावत वाले होंगे वो समझ रहे होंगे, अब मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ठीक हो। इसके बाद आप चंपावत में आते हैं, वहां पे ठेका मिल जाएगा। लोहाघाट में आता है, फिर आप बाराकोट जाते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, ये जो आपका टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ मार्ग है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की। बाराकोट में ठेका मिल जाएगा। उसके साथ ही आप बगल में आते हैं, आप साइड से कहीं स्टेट हाईवे में जाते हैं, ये तो मैंने नेशनल हाईवे की बात की थी। स्टेट हाईवे में आप जाते हैं तो लोहाघाट के बाद 12 किलोमीटर के बाद आपका खेती खान आता है, खेती खान में ठेका मिल जाएगा। फिर एक पार्टी जगह है, फिर देवधुरा ठेका मिल जाता है, तो ऐसे हल्द्वानी का आते हैं। तो मतलब बता रहा हूँ कि पहले जो 3 ठेके होते थे, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 से 12 ठेके हो गए। बाकी तो और चीजें मैंने बताई नहीं आपको, ठीक है, कि और जो सिटीज, ये तो मैंने मेजर जगह जो बताई, जो बड़ी बड़ी जगह है, बट ये चीजें होती है, वो डिलीट कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे, ई रूपी की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए ई रूपी प्रणाली 17 मई 2025 को आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उपयोग की बात करेंगे तो किसानों को जो डीबीटी और सब्सिडी सीधे मोबाइल पर दी जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट जो
बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी की फॉर्म है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। सब्सिडी के तौर पे मोबाइल वाचों अब क्या होगा, ये जो पैसा होगा सीधे किसान के क्या होगा, खाते में आ जाएगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है। मैं इसको अलग पेन से करवा रहा हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी भूमोल रुपयागाड़ बगड़ परियोजना, ठीक है, ये है कहाँ पे, ये पिथौरागढ़ में है, गौरीगंगा नदी पर है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, अपनी मंजूरी दे दी है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट है। ये एग्जाम में पूछेगा, ये रन ऑफ रिवर तकनीक पे है, ठीक है। ये परियोजना काफी लंबे टाइम से रुकी पड़ी थी। अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, परमिशन दे दी है। अब यहाँ पे 120, अभी उत्तराखंड के अंदर है ना, दो तीन चीजें हुई हैं। एक को आपको जो हल्द्वानी गोला पे जो जमरानी बांध बन रहा है उसको मंजूरी मिली थी, और दूसरी यहाँ पे सिलकारी भीमोल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपका हल्द्वानी वाली है वो गोला नदी पर है, और ये आपकी गौरीगंगा नदी पर है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे हम भविष्य की दिशा में योग और ग्रीन एनर्जी पे जो काम हुआ है उसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं अभी। तो योग नीति की अगर बात करता हूं मैं, उत्तराखंड में योग नीति की बात करेंगे 2025 की, तो हर घर योग, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये यहाँ पे चीज है, ये इसकी कह सकते हैं कि थीम है या विषय है। शुभारंभ भी इसका 21 जून को, आप सबको पता है 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, और 2014 से हम इसको बना रहे हैं, इस बार 11वां था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भरानी शहर में ये संपन्न हुआ अभी उत्तराखंड में। सब्सिडी की बात करेंगे तो योग केंद्र बनाने की बात चल रही है, यहाँ पे 20 लाख तक लोगों का अनुसंधान अनुसंधान की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे चल रही है सब्सिडी के तौर पे, अगर आप इस हब को बनाते हैं तो। अगली बात करेंगे हम भूतापी ऊर्जा जियोथर्मल पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो उरेडा, सबको पता है उरेडा, उरेडा के बारे में। और दूसरा आपका यूजेवीएनएल, ठीक है, इसके संयुक्त प्रयास के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए यहाँ पे भूतापी ऊर्जा के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नीतियां जो है उत्तराखंड के भविष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के, अभी आपने देखा होगा इन चीजों पे, जियोथर्मल अगर पे फोकस करते हैं तो एनर्जी के लिए अभी हम ऑनली डिपेंड होते हैं अपने जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा सोलार पे भी काफी चला काम चल रहा है, सौर ऊर्जा पर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ क्विक रिवीजन के तौर पे हम पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू होता है, 28 फरवरी 2025 को चमोली में भूस्खलन आता है। क्योंकि ये देखिए अभी आपने देखा होगा ना, उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पुरानी जो भूस्खलन हुए थे, भूकंप आए थे, उसके ऊपर डेट में याद रखना। 3 मार्च को यहाँ पे यूपीएस पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलती है, 5 मार्च को केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिलती है, 8 मार्च को महिला सारथी योजना आती है, 26 अप्रैल को संविदा भर्ती पर रोक लग जाती है, और 17 मई को ईरूपी लॉन्च होता है, 30 मई को अंकित भंडारी केस में फैसला आता है, और 21 जून को योग नीति लागू कर दिया था। उत्तराखंड इसी के साथ ही योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य बनता है। और आगे भी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। अभी हमने इसके ऊपर 2 3 से 4 वीडियो और आएंगी डिटेल में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो चीज़ें मैंने बताई आपको। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अगर रिवीजन करना होगा एक बार फिर से, तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करें, ठीक है। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है, और आगे सोचता हूँ जल्दी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे, आप लोग जब वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों की मेहनत की जा रही है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोगों का फर्ज होता है कि वीडियो को एक लाइक करें और एक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।